चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला संपर्क, दूसरा है संवाद, बातचीत, तीसरा है समन्वय। समन्वय आवश्यक है। आपकी पार्टी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, तो अपने ब्लॉक के कमेटी, मंडल कमेटी, ये वही 5 सूत्र हैं जो दिग्विजय सिंह किसी घुट्टी की तरह हर एक कार्यकर्ता को हर विधानसभा दौरे में पिला रहे हैं। जाहिर है कि कांग्रेस और अंदरूनी खींचतान का पुराना नाता रहा है। जब भी चुनाव करीब आते हैं, कांग्रेस का ये पुराना रोग फिर उभर कर सामने आ जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस की तैयारी अलग है। पूर्व सीएम दिग्विजय हर एक विधानसभा में पहुंचकर इस पुराने रोग को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। दिग्विजय तो ये भी कहते नजर आए कि हमें जीत के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोच रखनी है। सकारात्मक सोच, ग्लास में आधा भरा हुआ पानी है। नकारात्मक सोच वाले कहेगा कि ये आधा खाली है। सकारात्मक सोच में आधा भरा हुआ है। हमारे यहाँ मुसीबत ये जिस दिन टिकट डिक्लेयर होता है, आधे कांग्रेस कहते हैं भैया 50,000, 40,000 से गए, 60,000 से गए, तो वो तो नकारात्मक सोच नहीं हो। अरे लड़ेंगे, जीतेंगे, सकारात्मक सोच रखो, डरो नहीं, हिम्मत रखो। बीजेपी से इंस्पायर्ड मंत्रा का इस्तेमाल अब कांग्रेस भी करने लगी है, तो बीजेपी में भी ये पहल नए सिरे से शुरू हो चुकी है। केंद्र से लेकर प्रदेश के दिग्गज नेताओं तक की बैठकें यही बता रही है कि चुनावी तैयारी में बीजेपी पीछे नहीं, बल्कि एक कदम आगे ही है। इसी महीने की 22 जून को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 लाख कार्यकर्ताओं से डिजिटली जुड़कर उन्हें 2023 और 2024 के लिए रिचार्ज करेंगे। हर बूथ पर डिजिटल रैली का आयोजन होगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस रैली को संबोधित करेंगे। हर बूथ पर हमारे बूथ के कार्यकर्ता ही 38 लाख के आसपास हैं, जो बूथ स्तर पर पन्ना समिति और बूथ समिति पन्ना प्रमुख, बूथ के त्रिदेव, ये सब हैं। फिर इसके साथ साथ में उस बूथ की निवासरत मतदाता जनता, हमारे मतदाता भाई बहनों को भी हम वहाँ उस स्थान पर लाने का काम करेंगे। यकीनन 2020 की उठापटक के बाद 2023 का चुनाव नई चुनौती है। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव दोनों ही दलों के लिए 2024 की नींव को मजबूत करेंगे। शायद इसीलिए बीजेपी कांग्रेसमय और कांग्रेस बीजेपीमय होती नजर आ रही है, ताकि अंदरूनी खामियों को समय रहते दूर कर लिया जाए। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या दिग्विजय सिंह पार्टी को एक सूत्र में बांधने के मिशन पर हैं? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस मैदानी जमावट से चुनाव में लीड लेना चाहती है? सवाल नंबर 3, क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे से सीख लेकर रणनीति तैयार कर रही हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत के सूत्र चाहे सियासत के हों, जिंदगी के हों, जीवन को एक अलग दिशा देने वाले हों, सूत्र बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और सूत्र के जो सूत्रधार होते हैं, जाहिर तौर पर वो बहुत अनुभवी लोग होते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तमाम वो बड़े नेता जिनका 40-40 साल, 45-45 साल का एक लंबा अनुभव है। और अब इसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि युद्ध के पहले, लड़ाई के पहले एक अर्जुन भाव भी हम सबके मन में आता है कि क्या करेंगे, इतनी भयानक लड़ाई है, इससे क्या मिल जाएगा, चैनो अमन चला जाएगा हमारा। अब ये 4 महीने बचे हैं चुनाव के, बड़ा पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, उसके बाद नहीं जीते तो, ये वो भाव है जो मन को कमज़ोर करता है। अब ये कुरुक्षेत्र तो है नहीं कि एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं। आप ही के भीतर से कृष्ण को निकलना पड़ता है। जो निकाल पाता है वो तो गीता की तरह जीवन का दर्शन पाके आगे बढ़ जाता है। जिसको नहीं मिलता है वो भटक जाता है। तो यहाँ इन नेताओं की भूमिका, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, उनकी भूमिका उसी कृष्ण की तरह है जो चिंतित, भयग्रस्त, किन्हीं किन्हीं कारणों से परेशान, क्षुब्ध,
कई बार नाराज़, ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन से ये भाव दूर करके उन्हें चुनाव में पूरी ताकत से भिड़ने के लिए तैयार कर दें। तो ऐसे सूत्र देने की तैयारी है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर है। दिल्ली में 2 दिन, जैसा आप और हम सब जानते हैं, महत्वपूर्ण बैठक हुई और अभी शाम 7 बजे से फिर बैठकों का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। BL संतोष, अमित शाह जी, JP नड्डा ये बैठे हैं। जाहिर तौर पर चुनाव ही विचार का विषय है और मध्य प्रदेश में भी जो बीजेपी के प्रभारी हैं वो भी 1-on-1 नेताओं से बात करने में जुट गए हैं। तो दोनों ही पार्टियां, और दिग्विजय सिंह जी को आपने इंदौर में सुना ही, आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। योगेश यादव जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अभी हाल ही में ताई ने, यानी लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष ने उनकी बड़ी प्रशंसा की है। के मिश्रा जी के साथ वहाँ भी विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका में उन्होंने जिस तरह पक्ष विपक्ष को साथ लेकर चलते हैं, ताई कुछ वैसी भूमिका में रही हैं। तो ऐसे गोविंद जी का बहुत स्वागत है। मनोज सैनी है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ आता हूँ जी। देखिए शरद जी, अब तो वक्त संवाद का ही है और ठीक कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, पर फर्क इतना आ गया कि जो सूत्र कहीं भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देते थे, वही सभी सूत्र कांग्रेस ने अपने हाथों में ले लिए। और दिग्विजय सिंह साहब जब बोल रहे हैं तो वो उसका उदाहरण भी है। लगातार पहुंच रहे हैं, समन्वय की बात कर रहे हैं, बैठकों का दौर जारी। जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से बात कर रहे हैं। दिल्ली में चर्चा है कि केंद्र की एक बैठक चल रही है जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी भी बैठकें चल रही है। मुरलीधर राव सोमवार यानी कल एक दिन बाद सागर पहुंचने वाले हैं, वहां भी कुछ नेताओं से बात करने वाले हैं। तो बहुत तेज़ी से समन्वय संवाद की तरफ बढ़ना है और आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं को दूसरे राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनके अंदर एक टैलेंट है, हम जानते हैं, हमने देखा है उसको। उसी तरह कुछ वरिष्ठ नेता है जो मध्य प्रदेश में अच्छी अलग तरह की जिम्मेदारी समन्वय के साथ साथ जो चुनाव का एक मुख्य वो होता है उसमें निभाते हुए नजर आएंगे। तो सभी तरह, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से आगे थोड़ी सी कांग्रेस खासकर समन्वय या संवाद की तरफ दिखाई दे रही। तो ये चैलेंज, एक चुनौती दोनों के बीच में है और निश्चित रूप से अब समय कम है, तो जितना जो नज़दीक पहुँच जाएगा कार्यकर्ता का, उसका बल्ले बल्ले हो जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही वो समय है जब इस तरह के मंत्र बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। न सिर्फ प्रेरणादायी मंत्र, बल्कि एकजुट करने के, मन से चिंता, भय और डर को निकालने के और पूरी ताकत से आगे बढ़ने के। गोविंद जी, आप बहुत बेहतर समझते हैं क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर आपका कार्यकाल रहा है, लंबा कार्यकाल रहा है, और संवाद प्रमुख भी आप प्रदेश बीजेपी के रहे हैं। तो इन तमाम दृष्टि से आप संवाद के महत्व को, मूल्य को बहुत गहराई से समझते हैं। पार्टी में लगातार बैठकों का दौर है, बड़े नेता खुद मुख्यमंत्री संवाद की कड़ी संभाले हैं, चाहे बुंदेलखंड की बात हो, चाहे मंत्रियों की बात हो, कि तमाम अपने मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं। यही शिव प्रकाश जी कर रहे हैं। दिल्ली में जो नेता बैठ रहे हैं वो भी संवाद सूत्र की इसी कड़ी को मजबूत करने के लिए। कैसे देखते हैं आप बीजेपी में इस पूरी प्रक्रिया को? जी शरद जी, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक जो पद्धति है वो लगातार अलग अलग स्तर पर संवाद की है और अपनी शैली में हम लोग आपस में मिलकर संवाद के जरिए हम उसमें वो चीज़ ढूंढते हैं जिस लक्ष्य को हमको पाना है और क्या किया जा सकता है, क्या करना है, उस सकारात्मक भाव के साथ हम लोग आपस में बात करते हैं। संगठनात्मक अलग व्यवस्था है, पद्धति है। हमारे यहाँ संगठन मंत्री की अलग भूमिका होती है, नेताओं की, प्रभारी की अपनी भूमिका होती है। कोई एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सारी चीज़ें नहीं घूमती, बहुत सारे लोग उसमें, बहुत सारे ताने बाने बुने जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। इसके तहत संपर्क और संवाद जो हमारा मूल अधिष्ठान है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं और उसमें से जो निकलता है, उसमें से जो आकर निकलता है, अमृत निकलता है, वो नवनीत जो निकलता है, हम उसको हमारे कार्यकर्ताओं में और उससे अंततः हम पार्टी के जो हमारा लक्ष्य है विजय का, हम उसकी तरफ प्रशस्त होते हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की तैयारी में जुटे हैं। योगेश जी, आपके यहाँ दिग्विजय सिंह जी एक बड़े
मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी आजकल हम उनको देख रहे हैं और चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसा इंदौर में उनका बहुत ही रोचक तरीके से वो रूबरू हो रहे थे। किस तरह आप देखते हैं, आपके यहाँ भी अब प्रियंका जी भी आ रही हैं, युवा नेता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर वो भी हो सकती हैं पार्टी के लिए, किस तरह देखते हैं आप? शरद जी, जो आज आपने डिबेट शुरू किया है उसका प्रारंभ ही गीता ज्ञान से है और निश्चय ही गीता ज्ञान में जो श्री कृष्ण भगवान का दर्शन जो आपने प्रस्तुत किया है, शायद मैं समझता हूं कि कांग्रेस उसी को आत्मसात करने के प्रयास में है। जैसा कृष्ण ने कहा है, उनके ज्ञान ने कहा है कि ना दैन्यम ना पलायन, ना वो दीनता को स्वीकार करते हैं ना पलायनवादी होते हैं। आज कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता ना दीनता को ना हीन भाव को स्वीकार कर रहा है ना पलायनवादी है, वो डटा हुआ है, मोर्चे पर डटा हुआ है। और इसका शुभ संकेत ये नजर आ रहा है कि जिन क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र जैसे विधानसभा क्षेत्र इंदौर क्रमांक 2 और 4, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलताएं प्राप्त हुई थी, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीती थी, उस जगह एक जनाधार और एक जन समंदर जो देखने को मिल रहा है, वो इसी बात का संकेत है कि आज हमें भय रहित होकर कार्य करना है। और जैसा कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि संवाद, सामंजस्य और आप एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भाव, यही भाव हमें शक्तिशाली बनाएंगे। एक समय ये कहा जाता था कि 2 नंबर क्षेत्र, 4 नंबर क्षेत्र ये अयोध्या हो गए, इन पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आज वहां भीड़ देखकर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक जन समंदर देखकर ये महसूस होता है कि निश्चय ही दिग्विजय सिंह जी ने जो वहां पर मोटिवेशनल स्पीच दी है, उससे इस बात का संकेत है कि हम 2 नंबर में भी चुनाव जीतेंगे, 4 नंबर में भी जीतेंगे। और यदि ये 66 सीट जिस तरीके से हमने टारगेट किया है, और टारगेट का जो तरीका है, जो हम कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करके, और मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कयास और अनुमान लगाकर रखे थे कि उम्र का एक वो लेकर चल रहे हैं, उम्र है 70+ है कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, लेकिन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जो कालजयी होकर राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने अपने साथ काल को भी जीता, समय को भी जीता और संवाद स्थापित करते हुए व्यक्तिगत साक्षात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। मैं नहीं कहता हूं कि हम अपनी सफलताओं पर हम उन्मादित हो या अतिरेक हो जाए हमके अंदर कि हम तो जीती और कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ये बात तय है कि ना भय है, ना किसी बात का विलाप है, ना शोक है, ना विद्वेष है, ना संताप है। एकमात्र लक्ष्य है जीत, जीत और जीत। और ये आज 2 नंबर क्षेत्र की, 4 नंबर क्षेत्र की, और आज ही के दिन दिग्विजय सिंह जी का जो 5 नंबर क्षेत्र के अंदर संवाद स्थापित हुआ है, ये आने वाले समय में कांग्रेस के परचम को लहराने में एक मील का पत्थर साबित होगा। मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि लड़ाई लड़ते समय नैतिक पक्ष जिस टीम का मजबूत होता है, उस टीम को कहा जाता है कि एक एडवांटेज मिलता है। स्ट्रगल भी ज़्यादा होता है, लेकिन एक एडवांटेज भी उसको मिलता है। और गीता दर्शन की बात योगेश जी ने की, तो ये भी कहा जाता है कि जो ठीक रास्ते पे माधव भी उसके साथ हो जाते हैं कि भाई तुमको मेरी भी ज़रूरत है। खैर, दोनों ही पार्टियां लोकतंत्र की बड़ी मजबूत है मध्य प्रदेश में, और दोनों का पथ भी निर्विवाद रूप से जनता का हित ही है। उसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि इनका नहीं है, इनका है। दोनों ही पार्टियां एक ही उद्देश्य के साथ मैदान में हैं कि वो अपनी जनता के लिए जो उन्होंने सोचा है, जो सपने हैं, उसको लेकर आगे बढ़ें। लेकिन फिर भी आप क्या देखते हैं कि मनोबल उच्च रखने के लिए और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस समय दोनों ही पार्टियों की ज़रूरत भी है? देखिए, मनोबल के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत कुछ होता है तो वो होती है संवाद। और संवाद का जहाँ टूटता है वहाँ दिक्कत पैदा हो जाती है, और संवाद को ही इस समय अपनी ताकत बनाया है कांग्रेस ने, जैसा आप दिग्विजय सिंह को देख रहे हैं। और ये पहली कोई सभा या पहली बात पीछे नहीं है मनोज जी, बीजेपी बिल्कुल लगातार प्रक्रिया आप देखिए ना, बीजेपी के भीतर भी वही चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि झाबुआ अजय जामवाल होकर आते हैं, उसी समय डिंडोरी या मंडला की तरफ मुरलीधर राव चले जाते हैं, फिर हम शिवप्रकाश जी को देखते हैं। तो तमाम बीजेपी के भीतर तो सर जी बीजेपी का एक काम करने का तरीका रहा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस तरीके को कांग्रेस अंगीकृत कर रही है, मतलब कांग्रेस उस तरफ बढ़ रही है। तो हमें लगता है बीजेपी को कुछ चीज़ें और ज़रूरत होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लगातार उन चीज़ों को करते हैं तो वो फिर एक रास्ते में दूसरे तरह से आने लगती। और कहते हैं कि सत्ता हमेशा अपने साथ बीमारी लेकर आती है, और सत्ता जब लगातार आपको मिलती है
तो फिर कार्यकर्ता के मन में भी एक दूसरा भाव आ जाता है। तो वो भाव को उत्पन्न करने की जरूरत है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर और कांग्रेस के भीतर ये जरूरत है कि जो बयान जहां तहां से बार बार आ जाते हैं, कभी सज्जन वर्मा कुछ कह देते हैं, फिर गोविंद सिंह को आकर अपनी सफाई देना पड़ती है, फिर चेहरे के ऊपर बात हो जाती है, जो एक मूल कांग्रेस के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, तो उससे बचने की जरूरत कांग्रेस को होगी। लेकिन इस समय कांग्रेस ने उन चीज़ों से बचने का प्रयास भी किया है और भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी बैठक चल रही है तो हमें लगता है ये एक नई लाइन दिखाई दे रही है जिसकी तरफ कांग्रेस बढ़ रहा है। और मुख्य रूप से शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जनता के बीच में भी अपनी पैठ रखते, कार्यकर्ता के बीच में भी अपनी पैठ रखते और उसका असर दिखाई दे रहा है। गोविंद जी, कुछ बुनियादी अंतर होते हैं। हम जिस विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में विचार का एक अलग प्रतिनिधित्व नज़र आता है। गोविंद मालू जी अपने मन की बात नहीं कहेंगे कभी, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते उनकी अपेक्षा ये होगी कि पार्टी समझे, उनकी वरिष्ठता को देखे, उनके अनुभव को देखे और उनके लिए सुयोग्य चयन करे। वो खुद खड़े होकर लाउड स्पीकर लेकर नहीं कहेंगे मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि उन्हें नहीं मिलता है तो उनका मन क्षुब्ध नहीं हो सकता है। बहुत दिव्य लोग होंगे, गोविंद जी भी हो सकते हैं जिनको पीड़ा ना हो, लेकिन सारे लोग गोविंद जी नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस का विचार तत्व तो भिन्न है। वहाँ व्यक्ति खुल के कह देता है, जल्दी नाराज़ होता है, जल्दी मन भी जाता है और एक अलग प्रक्रिया से चलता है। तो आप कितने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि बीजेपी में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो बिल्कुल ठीक दिशा की तरफ बढ़ रही है? शरद जी, आपने जो कहा वो एक स्वाभाविक मानवीय स्वभाव है। अपेक्षा, महत्वाकांक्षा पालना कोई बुरा नहीं है। यदि महत्वाकांक्षा ही नहीं होगी तो जीत भी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। और इसलिए सत्ता प्राप्त करने की यदि महत्वाकांक्षा पार्टी की है तो कार्यकर्ता की भी महत्वाकांक्षा होती कि उसको कहीं न कहीं उस स्थान मिले, उचित मिले, आगे मिले, और भी अपेक्षा से भी ज़्यादा विचार कर लेता है। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग है। लेकिन अंततः जो वैचारिक अधिष्ठान है और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर एक दूसरे से समन्वय करके बात करके उनको काम में लगाने की जो प्रक्रिया है, हर कार्यकर्ता के लिए काम हो, हम काम के लिए कार्यकर्ता, छोटा बड़ा कोई कार्यकर्ता काम नहीं होता है। कार्यकर्ता के लिए हर काम बराबर है। कोई प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संगठन महामंत्री रह चुके हैं, उनको एक संभाग की जवाबदारी दे दी जाती है, एक विधानसभा की दे दी जाती है, मौका आने पर एक लोकसभा की दे दी जाती है। तो ये इसमें कोई गुरेज नहीं करता। हमारे बरक्स कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस में कोई लोकतंत्र नहीं है। मैं इसको स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि एक फ्रेंचाइजी जैसा सिस्टम है कि कमलनाथ जी के हाथ में दे दी, अशोक गहलोत के हाथ में दे दी, बाकी आप पूरी कुनबे को संभालो, जानो, आपको जिताना है। अब दिग्विजय सिंह जी चूंकि उनके अपने सहयात्री हैं, उनके साथ हैं, तो उनको चेहरा क्यों नहीं बनाते हैं? यदि 10 साल उन्होंने मध्य प्रदेश को यदि कुछ दिया है या बंटाढार नहीं किया है, जो हमने कहा कि बंटाढार किया, जनता ने उसको माना, तो दिग्विजय सिंह जी बिहाइंड द कर्टन क्यों खेल रहे हैं? उनको आना चाहिए, पर्दे के सामने आना चाहिए और उनके आगे उनको एक नज़ीर के रूप में पेश करके कि हमारा ये आइडियल है, हम उसको आगे रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो केवल कार्यकर्ता को समझाने से बात नहीं बनेगी, जनता को भी उनको पूरी तरह से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा और वो उनके पास कुछ है नहीं। इसलिए क्योंकि उन्होंने लगातार जो वादे किए उसका वादा खिलाफी की। जब से सत्ता में आए तब से चाहे गरीबी हटाओ की बात की, कर्ज माफी की बात की, वो वादे पर नहीं उतरे। गोविंद जी का एक आरोप तो ये है कि आपके यहाँ फ्रेंचाइजी मॉडल है, लेकिन 2018 में यही अगर तथाकथित फ्रेंचाइजी मॉडल माने तो ये तो कारगर रहा और 2023 में भी माना जा रहा है। अगर गोविंद जी के शब्दों से हम फिर उनके शब्दों की तरफ लौटें तो फ्रेंचाइजी मॉडल 2023 में भी मजबूती से खड़ा है। बहरहाल और भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि लोकतंत्र नहीं है आपकी पार्टी में, ये भी उनका एक गंभीर आरोप है। पहले भी बीजेपी की तरफ से ये आरोप आता रहा। जी, इनके साथ आपकी दलील। जी शरद जी, फ्रेंचाइजी तो केंद्र सरकार में और केंद्र के नेताओं में है और मुझसे अच्छा गोविंद मालू जी जानते हैं कि फ्रेंचाइजी कहाँ से चल रही है और कौन चला रहा है, इसका मुख्य स्रोत क्या है और भारतीय जनता पार्टी इससे कितनी ज्यादा प्रभावित है, ये एक इतर विषय है। मैं मूल बात पर यह आना चाहता हूं और मैंने ये हमारे दोनों सम्मानीय नेताओं के समक्ष भी कहा है
माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के समझ कहा है कि आप तो हमारे बलदाऊ और कृष्ण हैं। अच्छा, कृष्ण को बैठने के लिए कृष्ण को जीत नहीं चाहिए, कृष्ण तो सारथी बनकर चलते हैं, क्योंकि गीता दर्शन पर बात हो रही है। तो जब सारथी चलता है तो सारथी की जीत नहीं होती, जीत हमेशा पांडवों की होती है। तो कृष्ण के रूप में यदि दिग्विजय सिंह जी है तो दिग्विजय तो सिंह जी कृष्ण को मिलता है, नहीं, श्रेय विजय के मिलेगा पीछे। क्यों नहीं पांडवों की। तो लेकिन उनको चेहरा तो बनाओ, कृष्ण का तो चेहरा सब दूर था भाई, है ना, इनके चेहरे को क्यों छुपा रखा है? नहीं, इनको आप चेहरा मेरी बात को बनाइए आप। मालू जी, आप उस कृष्ण दर्शन को नहीं समझ पा रहे हैं। कृष्ण की जीत नहीं, होकर मैं भी समझ रहा हूं, सर्वज्ञ आपके दर्शन कृष्ण को भी रहे और हैं। कृष्ण दर्शन को भी। 2018 की जीत में ये 120 कृष्ण जैसे ही सीट हैं। में यदि दिग्विजय ये सिंह जी कृष्ण का अलग हाथ रहा तरीके के है, कृष्ण हैं। नहीं तो दिग्विजय सिंह पराजित नहीं हुए। दिग्विजय सिंह 120 सीट का यदि उनको जिम्मा था 2018 में तो बहुत बेहतर परिणाम दिए थे। पराजित नहीं तो और 10 यदि साल का पांडवों संन्यास यूं ही ले लिया उन्होंने। नहीं, पराजित 2018 के संदर्भ में बात 10 कीजिए, साल जब का आप संन्यास पराजित हुए। किस लिए लिया? आप पराजित हुए 2018 में। हम आपने पराजित सरकार नहीं हुए और खरीदी। आप भी विजयी नहीं हुए। पराजित हुई, आपने सरकार खरीदी। आप भी विजयी नहीं हुए और हम भी पराजित नहीं हुए। हम जीते संख्या आप बल अल्पमत में थे, हम जीते हैं, आप हारे। पराजित, आप इस देखिए, बात आप का विजयी भान नहीं रखिए, हुए। आप इस बात का आप भान विजयी रखिए, नहीं पांडवों हुए, की जीत भाई। हुई थी। आप चलिए बात कौरवों पूरी की कर हार लीजिए हुई थी। योगेश जी, योगेश जी बात पूरी कर 115 लीजिए, नहीं तो हम यहीं यहीं अटक 116 आते जाएंगे। तो जीत होती आपकी। शरद जी, जब मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही है, नहीं गोविंद नहीं जी नहीं कुछ बात कृष्ण को का तो सुनना सारा नहीं चाह दर्शन सुन उजला रहे हैं था, आपको। इनका तो काला है। गोविंद जी सुन रहे हैं जी, नहीं, कहाँ जी, सुन पा रहे हो जी, वो समझ जी। ही नहीं पा रहे मेरी बात को, मैं कहना नहीं क्या नहीं चाहता नहीं, हूं। आप तो बोलिए मैं अपना। समझ रहा हूँ, संदर्भ आपका पांडवों कृष्ण का दर्शन है। अलग है, हमारा अलग है। जी नहीं, आपका दर्शन क्या है, कृष्ण दर्शन क्या है आपका? काले क्या- कारनामों का कृष्ण दर्शन है आपका। हमें आपको अच्छी तरह जानते हैं कि आपका कौन सा दर्शन है और किस समय आप किस दर्शन को प्रस्तुत करते हैं। और कृष्ण धार्मिक दर्शन हमारा है उजला, चलिए, 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 आपका काला है। आपका राजनीतिकरण क्या? हाँ, हम तो श्याम हैं, हम तो काले, कृष्ण काले थे, हम भी काले। हमारा तो श्याम वर्ण ही है, अंदर भी और बाहर हम तो भी। श्याम वर्ण के लोग हैं। हम श्याम वर्ण के, आप सफेद हैं और आपकी सफेदी में कितनी काली छुपी है कर्नाटक के चुनाव में स्पष्ट हो गया। हम अन्याय के 2018 खिलाफ के लगातार लड़ने वाले लोग हैं, अच्छा, जब ही हार गए आप, कर्नाटका में हार गए अभी, और अन्याय क्यों के पक्षधर आप लोग हैं। योगेश जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिए जी। धर्म जी को अधर्म बनाकर प्रस्तुत करने में गोविंद जी, और आप अपने अंतर्मन से पूछिए। देखो, कि आप राजनीति तो धर्म के आपका आधार पर ही अंतर होना चाहिए, अधर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राजनीति में अधर्म धर्म होना अधर्म के चाहिए। आधार पर राजनीति करना चाहते हैं क्या? राजनीति धर्म में को धर्म बार होना बार चाहिए। आप धर्म को राजनीति टारगेट में क्यों धर्म करते हैं? होना चाहिए, सात्विकता का, धर्म पिता, निर्मलता का, धर्म पुत्र, पवित्रता का, धर्म और राजनीति, की राजनीति क्या होना गलत है चाहिए। इसमें? धर्म की राजनीति पाखंड धर्म की होती है, जो नहीं, भारतीय जनता पार्टी धर्म करती है। के आधार पर धर्म की राजनीति, जो पाखंड, हमारा पाखंड लक्ष्य है जन करते हैं। कल्याण का। हम राजनीति चलिए में चलिए धर्म चलिए हमारा मनोज जी, निभाए। बहुत जी, कम जी। वक्त है मेरे पास, एक छोटा कमेंट आपका, छोटा कमेंट आपका मनोज जी। शरद जी देखिए, मनोज मुझे लग रहा है कि बड़ी सकारात्मक बातें चल रही है, और अब तो सकारात्मक भाव की बात हो रही है। जहां गीता बीच में आ जाए, गीता के दर्शन पर चर्चा होने लगे, तो आप समझिए कि चुनाव ठीक दिशा में जा रहा है। और ये जो इस बार का युद्ध है, 2023 की जो तकरार है, वो बड़ी अलग दिशा में जाएगी। महत्वपूर्ण ये है कि दोनों ही दलों पर विश्वास नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस 2018 में, और दोनों दल ये चाहते हैं कि इस बार हम पर विश्वास कर ले, हम पर विश्वास कर ले। अब कौन कितना जनता या मतदाता का मन जीत पाता है, अपने कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा जीत पाता है, ठीक है, वो सकारात्मक नकारात्मक बात करते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत दोनों दलों को सकारात्मकता की है, और होना भी चाहिए। जीवन में आप पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो सब अच्छा होगा। अब कौन कितना पॉजिटिव होगा ये समझ आ जाएगा निश्चित तौर पर। और ये समय आत्मनिरीक्षण का समय होता है, जब दोनों ही पार्टी और उनके नेताओं के लिए ये भी विचार मंथन का, कार्यकर्ताओं के लिए समय होता है कि क्या वो अपनी व्यक्तिगत राजी नाराज़ी के चक्कर में अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करने की तरफ भी बढ़ें। और पार्टी तो निश्चित तौर पर, अगर आप देखें, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वैसे पार्टी माँ और पिता का दर्जा रखती है। और इस पार्टी के लिए अगर कार्यकर्ता या कुछ नेता या नेताओं का एक बड़ा समूह पूरे मन से सामने नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर त्रुटि उनकी भी है, और त्रुटि उन शीर्षस्थ नेताओं की भी है, जो समय रहते अपने कार्यकर्ता को अपने प्रेम में, अपने स्नेह में और अपनी पार्टी के जीवन दर्शन को लेकर उनको प्रेरित करने में शायद पूरी तरह सफल नहीं रहे। मध्य प्रदेश में ये बिल्कुल सही वक्त है जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस काम में जुट गए हैं। संवाद का दौर है, राजी नाराजी को किनारे करके आपस में बात करके गिले शिकवे सुलझाने का समय है,
और निश्चित तौर पर ये पहले भी हमने कहा है, जो पार्टी इसको बहुत कामयाब तरीके से अंजाम दे पाएगी, शायद या निश्चित तौर पर सफलता की तरफ कदम बढ़ाने वाली पार्टी भी वही होगी। तो दोनों को शुभकामनाएं, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी। बहुत धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद गोविंद जी, धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, समर्थन से बढ़ेगा मूल्य। नमस्कार।